Like to tell you that I've already uploaded all the lectures on the CTS. You'll find all the lectures on the CTS. I hope you have seen them. All the links for the videos have been uploaded on the CTS system. Anybody have dared to open the CTS? मैंने लास्ट टाइम देखे थे, उसमें 2 लेक्चर्स आपने थ्योरी के अपलोड किए थे, एक मिसिंग था अभी। उसके बाद देखा है किसी ने? मंडे नो को मैम। मैंने सारे प्रैक्टिकल्स एज वेल लेक्चर्स अपलोड कर दिए, साथ वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दिए. इन केस इफ यू नीड एनीथिंग एल्स regarding the theory or practical, you can ask me. Although book, I've already shared the book with you all. बुक आप सबको मिल चुकी है मार्गरेट मैक्विलन की? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, so I've already shared the book also. So in case you need anything else, you can ask me. So any question from the previous lecture? You were studying regarding the DRIs, dietary reference intakes. मैम मैंने सीटीएस चेक कर लिया, उस पे हो गए कंप्लीट लेक्चर्स। Okay. So any queries from the last lecture? No, ma'am. Okay, so let me start with the DRIs. हमने DRIs के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि what are dietary reference intake values. Simply जब नाम को आप देखें ना reference intakes, it means that these are the reference, these are the standards against which we either prescribe the intake of different nutrients to individual so that they can have a healthy lifestyle, they can have a healthy intake, or they can have enough intake of the nutrients in order to have a healthy life. Or we can say these are standards against which we compare the intake of individual. कंपेयरिंग का मतलब हमें पता किसी की डाइटरी कॉल लेते हैं, किसी का इनटेक हमें मालूम हो जाता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि whether they are consuming enough amount or they are taking deficient amount or they are taking excess amount. ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं, जो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को रिसर्च आगे करेंगे आप लोग एमफिल में. स्टैंडर्ड्स बनाए ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर, आप स्पेसिफिकली मेंशन है न्यूट्रिएंट इनटेक वैल्यूज फॉर हेल्दी पीपल. ऑब्वियसली हम माल नरिश से या बात करें मैं ओबीज इंडिविजुअल से, तो वो भी हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू नहीं लेंगे, हमेशा वो हमें भी ओबीज बना देगी या हमें माल नरिश कर देगी अगर उनसे हम वैल्यूज लेंगे तो. ठीक है ना, either they will be consuming enough, sorry, more than the enough, or they will be consuming the deficient amount. तो इसलिए हेल्दी पीपल्स जितने, यानी कि इनको फ्री ऑफ डिजीजेस, फिजिकली मेंटली सोशली फिट इंडिविजुअल्स को लिया जाता है. वो अपने पूरे दिन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं वो डिफाइन किया जाता है बाय टेकिंग देयर डाइटरी रिकॉर्ड्स. फिर उन सब इंडिविजुअल्स को, और ये नहीं कि 50 ले ली 100 इंडिविजुअल्स ले ली, लाखों इंडिविजुअल्स को इनरोल किया जाता है स्टडी में, उनकी इनटेक्स को लिया जाता है, फिर उनका एवरेज लिया जाता है, एंड दोज एवरेज वैल्यूज एक्चुअली मेक्स द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, मेक्स द स्टैंडर्ड्स. इसलिए फीमेल्स का अलग है, मेल्स का अलग है, यानी कि फीमेल ग्रुप को अलग उनको लेके उनकी वैल्यूज लेके स्टैंडर्ड बनाया जाता है, मेल्स को अलग, एज वाइज अलग. तो ग्रुपिंग भी की जाती है और हेल्दी इंडिविजुअल्स की इनटेक को लिया जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है. दिस इज हाउ दे मेक द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू नो कि आपकी क्लास में फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स और मेल्स में एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि आप लोग जो इतने भी बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं, तो एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आप लोगों का. अब पास हो रहे हैं, इट मीन्स दैट दे आर हेल्दी. एवरेज स्कोर मीन्स हम एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ द क्लास, कि इसको क्लास है वो इतने जो एवरेज मार्क्स लेती ही लेती. दिस इज हाउ दे परफॉर्म इन द क्लास. ठीक है, दिस इज हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ क्लास इज सेट. तो when talk about there are different types of dietary reference intake values, 5 डिफरेंट टैब्स की हैं और हर एक का यूजेज है हमारे पास. फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट EAR ईयर. दूसरा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस RDA. थर्ड इज एडिक्वेट इनटेक्स. फोर्थ वन इज टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, जिसको हम अपर लिमिट भी कहते हैं. एंड फिफ्थ वन इज एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज.
जब हम फर्स्ट की बात करेंगे कि एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, एज अ नेम इंडिकेट, एस्टिमेटेड मींस वी हैव टेकन द एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रिक्वायरमेंट्स, मींस एवरेज मींस हाफ की बात होती है हमेशा, ठीक है। These are the average daily amount of nutrient that will maintain a specific biochemical and physiological function in half of the healthy people of a given age and gender group। यानी कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हम लोग ER कैलकुलेट कर रहे हैं, इट हैज बीन फाउंड दैट जो EAR या एवरेज रिक्वायरमेंट्स ली गई हैं, ये अगर 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। It is not capable to fulfill the need of all the population of the group, ठीक है। हम ER जरूर कंसिडर करते हैं, लेकिन ये हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से नहीं फुलफिल करती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली द कंटिन्यूड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, लोएस्ट कंटिन्यूड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट दैट विल मेंटेन अ स्पेसिफाइड क्राइटेरियन ऑफ एडिक्वेसी। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इंडिविजुअल की वो लोअर इनटेक जो उसकी न्यूट्रिशनल एडुकेशन यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी जो है उसको फुलफिल करती है। When we talk about RDA, the average daily amount of nutrient considered adequate। अब यहाँ पे adequacy की बात आ गई। RDAs fulfill the needs of almost all the healthy people। यहाँ पे healthy word यूज है बच्चे, प्लीज इस चीज को फोकस करें कि RDAs used for healthy people is not for the diseased person, ठीक है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट 50% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, यानी अगर हम ER के हिसाब से अपनी डाइटरी इनटेक लेंगे तो हमारी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आधी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आधी रिक्वायरमेंट हो सकता है ना पूरी हो, ठीक है। जब हम RDA लेते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल RDA फॉर आयरन इज 18 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स पर डे। दिस शोज दैट अगर मैं अपने दिन में 18 मिलीग्राम आयरन कंज्यूम करती हूँ तो मेरी ऑलमोस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है आयरन, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो आयरन के लिए, वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो अगर किसी ने किसी की न्यूट्रिएंट की RDA नहीं है और आपको EAR पता है, इन केस ऐसा भी होता है जब आप जितने टेबल देखेंगे, चार्ट देखेंगे, sometimes certain nutrients have EAR values but doesn't have RDA values। तो हम EAR से भी RDA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? RDA is equals to 2 multiplied by EAR। मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ उस चीज को। टू मल्टीप्लाइड बाय किसी भी न्यूट्रिएंट की आपको चार्ट में EAR वैल्यूज दी गई हैं डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स में, तो आप उससे भी RDA को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास एडिक्वेट इनटेक। एडिक्वेट इनटेक हमारे पास जस्ट सफिशिएंट वैल्यूज होती हैं। कई दफा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ना RDA मिलेगी आपको, ना ही आपको उनको ER वैल्यूज मिलेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी ना RDA वैल्यू अभी तक कैलकुलेट की गई, इनकी ना ER कैलकुलेट की गई है, तो उनकी जो है एडिक्वेट इनटेक AI के नाम से जो है वैल्यूज दी गई होंगी, तो आप फिर उनका AI यूज करेंगे। इन केस व्हेन देयर इज नो RDA नो ER फॉर न्यूट्रिएंट्स, यू विल बी यूजिंग एडिक्वेट इनटेक वैल्यूज फॉर दम। अब फर्क क्या है एडिक्वेट इनटेक में और RDA ER में? एडिक्वेट इनटेक जो वो छोटे से ग्रुप के ऊपर रिसर्च की गई। जैसे मैंने बताया था कि RDA और ER जो है वो लार्ज ह्यूज पॉपुलेशन के ऊपर काम किया गया, लाखों लोगों के ऊपर काम किया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट एडिक्वेट इनटेक, एक कम्युनिटी में से एक छोटा सा ग्रुप निकाल लिया, हेल्दी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स निकाल के, तो ये वैल्यू निकालेगी। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एज रिलायबल एज RDA एंड ER, बट स्टिल इफ यू डू नॉट हैव RDA ER वी कैन यूज देम। तो ये इस तरह की आपके पास एडिक्वेट इनटेक वैल्यूज भी कई न्यूट्रिएंट्स की होंगी। डेफिशिएंट
डेफिशिएंट एक्चुअली में वो वैल्यू एक न्यूट्रिएंट की, मैं ये कहूंगी कि वो बॉर्डर लाइन एक न्यूट्रिएंट की जिसके, ठीक है, वो एक बॉर्डर लाइन एक न्यूट्रिएंट की मिलती है हमारे पास, ठीक है, वो बॉर्डर लाइन जिसके अगर नीचे आप चले गए, डेफिशिएंट मींस वो बॉर्डर लाइन न्यूट्रिएंट की जिससे अगर आप नीचे चले गए, ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इन ओवर टाइम वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को लीड करेंगे। ये वो न्यूट्रिएंट का अमाउंट है जो आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट की एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट का मतलब कि इससे ऊपर लेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे बॉडी के ऊपर, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए को जरूरत के हिसाब से ज्यादा लेंगे, जरूरत से ज्यादा लेंगे तो टाइम विल कम कि विटामिन ए टॉक्सिसिटी बॉडी में शुरू हो जाएगी, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया, ब्रेन डैमेज, तो ये भी हो सकता है विटामिन ए की एक्सेस लेने से। इसी तरह एक न्यूट्रिएंट का लोअर वैल्यू भी होती है हमेशा, वो वैल्यू जिससे अगर बिलो आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे तो देयर आर चांसेस कि एक इंडिविजुअल को डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो डेफिशिएंट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बिलो विच जितने भी इंडिविजुअल होंगे, अब एक वर्ड है इसमें ओवर टाइम, यानी कि ओवर टाइम, यानी कि अगर आप आज ने आयरन कम ले लिया तो आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। आयरन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन से होते हैं, क्यों पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन से होते हैं? Yes, ma'am. Anemia, Anemic ma'am. conditions हो जाती हैं, Yes. shortness of Anemia breath. is not the deficiency symptom. Anemia is actually a disease, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स अब बच्चे बता रहे थे, पेलनेस फॉर एग्जांपल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीगनेस, ठीक है, ये आयरन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। अब ये मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब है कि काफी वक्त तक जब आप कंटिन्यूअसली कम लेंगे तब सिम्टम्स आएंगे। ये हर किस नहीं होता कि अगर आपने गलती से आप आयरन रिच कोई फूड नहीं मिला, आपने नहीं कंज्यूम किया तो आज के आज ही आपको सारे सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। नो, बॉडी में इतना स्टोर होता है कि अगर आप कुछ दिन तक नहीं भी लेंगे तो सिम्टम्स जो है इतने जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ओवर टाइम की बात करें कि वक्त कुछ वक्त के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, अपर लिमिट भी इसको कहते हैं, यूएल लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हर एक न्यूट्रिएंट की एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट वो होती है जिससे बिलो लेंगे तो डेफिशिएंसीज होंगी बॉडी के अंदर, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी से बोन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, विटामिन डेफिशिएंसी से आई साइट प्रॉब्लम हो जाएगी शुरू, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन ई डेफिशिएंसी रिंकल्स बॉडी पे शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर डेफिशिएंसीज। When we talk about the tolerable upper intake level, अब वो लिमिट जिसके ऊपर, ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसके अगर आप ऊपर लेना शुरू करेंगे कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी के ऊपर वो न्यूट्रिएंट अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स डालना शुरू कर देगा। यानी कि हमें हर एक, खासकर अपर लिमिट होती है मिनरल्स के लिए, यू विल मोस्टली फाइंड अपर लिमिट फॉर मिनरल्स, बट देयर आर सर्टेन विटामिन्स आल्सो, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, जिनकी अपर लिमिट्स आपको मिलेंगी। ये वो लिमिट है जिस तक आप लेंगे तो सेफ है, लेकिन जैसे ही इस लिमिट को आपने क्रॉस किया, कंटिन्यूअसली क्रॉस करते रहे, ज्यादा लेते रहे, अ टाइम विल कम कि उसके एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने विटामिन ए के बारे में बताया, एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं। आप सबने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, Yes, ma'am. आपने इसके बेनिफिट्स पढ़े होंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉर हार्ट पेशेंट? कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करता है, इट मींस दैट इट हेल्प्स इन द थिनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड थिनिंग एजेंट भी है, क्लॉट्स नहीं बनने देता बॉडी के अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी है, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। सो लॉट्स ऑफ फंक्शंस वी हैव ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 इज फाउंड इन गुड अमाउंट इन द फिश, ठीक है ना, ऑयली फिश जो होती है, जो समुद्री फिशेस होती है, उसमें ओमेगा 3 का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी एक अपर लिमिट है। अगर आप कंटिन्यूसली अपर लिमिट से एक्सीड करेंगे तो जहां पे ब्लड थिनिंग एजेंट हमारी हेल्प कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग से बचा रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, वही एजेंट इतना ज्यादा ब्लड थिन करेगा कि हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं। हेमरेजेस का मतलब जगह जगह से ब्लड जो है वो लीक आउट करना शुरू हो जाता है, कान से खून निकलना, किडनीज में यूरिन से ब्लड, यूरिन में ब्लड का होना,
नोज से ब्लीडिंग होनी, इवन समटाइम्स लीड्स टू ब्रेन हेमरेज आल्सो। ठीक है, तो upper limit is a value beyond which we avoid the intake of the nutrients because it can cause the adverse health effects. Clear? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, ये बेसिक जो DRIs में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, these are very important. You have to always keep in your mind because हमने यही चीजें यूज करनी है आगे डायटेटिक्स में भी, जहाँ पे हम लोगों के प्लान्स को कंपेयर करेंगे, उनकी इंटेक्स को कंपेयर करेंगे और उनके लिए नए प्लान्स बनाएंगे। ठीक है, then we have last one, that is acceptable macronutrient distribution rate. जब हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स की, हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मेंटेन करनी होती है एनर्जी बैलेंस। We have to ensure that we take enough amount of energy so that we can perform all our activities of the day finely. ठीक है, तो देयर आर सर्टेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। सो एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एक्सेप्टेबल, फिर है मैक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि हम सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कितना, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का मतलब कितनी रेंज में हम इनको लेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, कोई रिस्क नहीं होंगे क्रॉनिक डिजीजेस के, और हमें इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड हो। ठीक है, तो ये रेंजेस दी गई बिकॉज कभी भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स के लिए आरडीएस नहीं दिए गए। अब आप लोग कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आरडीए दिया गया है 130 मिलीग्राम पर डे, किसी ने देखा कभी? कार्बोहाइड्रेट का आरडीए देखा किसी ने 130 मिलीग्राम पर डे? नॉर्मली किसी बच्चे, आप थोड़ा सा ना प्लीज अपने आरडीएस की टेबल्स देखना थोड़ा सा शुरू करें। अब अभी से एक एक दो दो मिनरल्स के जो आरडीएस इनको देखना शुरू करेंगे तो तब जाके जो है आपको आखिरी टाइम तक कुछ हद तक वैल्यूज जो होंगी वो याद हो जाएंगी। अब आप मिनरल्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी दी आरडीएस। आपको कुछ आरडीएस को मेमोराइज करना होगा, जैसे हमें आज तक काफी सारे आरडीएस जो याद रहती हैं। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का एक आरडीए दिया होगा हम पे 130 मिलीग्राम पर डे, अदरवाइज किसी भी और मैक्रोन्यूट्रिएंट का आरडीए नहीं दिया गया। अब ये भी जो 130 मिलीग्राम बताया गया कार्बोहाइड्रेट का, ये मिनिमम अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली यूज होती है आपकी ब्रेन फंक्शंस के लिए और आरबीसी के लिए यूज होता है, ग्लूकोज जो यूज हो रहा है डेली बेसिस पे। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड इन हायर अमाउंट। तो अभी कुछ रेंजेस दी गई हैं और ये रेंजेस आप लोगों ने आज पढ़नी है और इसको याद रखना है हमेशा के लिए, because these are the ranges that you will be using in your diet planning. ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप आएंगे डायटेटिक्स 1 ले लें आप, चाहे डिजीज प्रिवेंशन से न्यूट्रिशन सब्जेक्ट ले लें, you will be using these AMDRs, learn the proper values of these nutrients. You'll be using these acceptable macronutrient distribution ranges throughout the meal planning. ठीक है, जब भी आप किसी का डाइट प्लान करेंगे तो we have to focus on these percentages. पहले दी गई है कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 45 to 65% ऑफ किलो कैलोरीज। ये कौन सी किलो कैलोरीज होंगी? जो एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट की होंगी। ठीक है, 45 to 65% ऑफ किलो कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब 45 to 65% का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन has a requirement of 2000 kilocalories per day. मैंने कैलकुलेट की एक इंडिविजुअल की एज, हाइट, वेट को लेके मैंने उसकी कैलोरीज कैलकुलेट की, मुझे मालूम हुआ कि उस इंडिविजुअल की कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे जो है वो 2000 किलो कैलोरीज है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, इतनी रिक्वायरमेंट थी, मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है, 2000 कैलोरीज थी। अब 2000 का 45 to 65% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम कर सकता है। 2000 का 45 to 65 कितना बना बच्चे?
मैम मैम 1000 या 13 और 1000 1400 जी 900 to 1100 किलो कैलोरीज की बात होगी 900 to 1100 सॉरी 1300 नहीं होती बेटा is it in 1300 yes ma'am 1300 ठीक है 900 to 1300 किलो मैम कैलोरीज फ्रॉम 1300 कार्बो जी ठीक है इतनी कैलोरीज मुझे कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करनी है व्हेन आई डिवाइड सॉरी व्हेन आई डिवाइड अब मुझे तो ये तो कैलोरीज में तो ग्राम्स में प्रोटीन खाने कार्बोहाइड्रेट्स खाने होते हैं व्हेन आई डिवाइड 900 ये लिखा है 300 राइट 900 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे तो मुझे क्या इसके ग्राम्स मिल जाएंगे 1 ग्राम में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सॉरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है मैम 4 कैलोरी 4 तो जब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे सो यू विल गेट 222.2 नहीं सॉरी 225 राइट करेक्ट यस मैम तो अब इसका क्या मतलब कि एक इंडिविजुअल जिसको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है अगर वो 45 to 65% ले रहा है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एटलीस्ट मिनिमम उसको 225 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिन में कंज्यूम करने पड़े क्लियर हो गया कि हाउ टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द परसेंटेजेस yes ma'am ठीक है ये परसेंटेजेस याद रखें वी बी डूइंग देम इन डिटेल in the practicals of the disease prevention 45 to 65% from carbohydrate 20-35% from fats and 10 to 35% from proteins ये हमेशा हमने फोकस करना है बिकॉज देयर आर नो RDAs फॉर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक अभी तक कोई क्वेश्चंस कोई इसमें से आपको DRI समझ ना आ रही हो नो मैम तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमेशा हम हर न्यूट्रिएंट्स की तरफ से पहले जो DRI यूज करते हैं वो होती है RDA इफ यू नॉट हैव RDA वी गो फॉर EAR तो उसे हम RDA निकाल सकते हैं by multiplying it with 2 अगर ER भी नहीं है किसी की RDA भी नहीं है then we go for adequate intake और मिनरल्स को खासकर लेते हुए हमेशा हम अपर लिमिट को जरूर देखते हैं ताकि वो एक्सीड ना कर जाए बिकॉज उसके भी नेगेटिव इफेक्ट्स बॉडी पे होते हैं AMDR है AMDR इज ओनली यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स हम पहले पूरी कैलोरीज निकालते हैं उसका 1% डिफाइन करते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है कितना फैट से लेना है और कितना प्रोटीन से लेना है और इसी रेंज के अंदर रहते हैं इस रेंज से बाहर हम लोग नहीं जाते थे मैम ये RDA एंड EAR ये लीस्ट वैल्यूज होती हैं लाइक इनसे कम किसी भी सूरत नहीं लेनी चाहिए नहीं बेटे लीस्ट वैल्यूज नहीं होती RDA जो है वो बच्चे आपकी मोर देन 75% यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना उसका भी एक्सेस होती है तो आप RDA का अगर 75% भी कंज्यूम कर रही है ना फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आयरन का RDA 18 है ठीक है ना फॉर एग्जांपल आप अगर उसका 75% RDA भी कंज्यूम कर लेते हैं आपकी बॉडी को इनफ मिल रहा होता है ये वो वैल्यूज हैं जो एटलीस्ट आपको लेनी चाहिए रोजाना टाइम पे अच्छा अगर लेंगे तो इट विल इंश्योर कि वी आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ठीक है अगर कुछ टाइम तक कम भी ले ली तब भी कोई इससे इश्यूज नहीं होंगे ओके मैम जरूरी नहीं कि हर वक्त आपने इतनी लेनी ही लेनी है समटाइम्स हो सकता है कि आप कम भी लेंगे थोड़ी सी तो कोई इतना आपको डेफिशिएंसीज नहीं आएंगे तो नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ फूड लेबलिंग पे हम आते हैं जब हम फूड की लेबलिंग को पढ़ते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबलिंग वन इज ingredient labeling
एंड द अदर वन इज न्यूट्रिशनल लेबलिंग। न्यूट्रिशन फैक्ट्स के हिसाब से जो हमारे पास आती है लेबलिंग, आपने अक्सर कभी देखी कोई पैकेट आपके पास पड़ा हो, कोई भी फूड रैपर पड़ा हो, तो उसके ऊपर दो किस्म की लेबलिंग होती है। एक होती है आपके पास न्यूट्रिशन लेबलिंग, जिसको हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। एक होती है इंग्रेडिएंट लेबलिंग। दीज आर मस्ट टू बी मेंशन्ड ऑन द फूड प्रोडक्ट। ठीक है। Ingredient labeling, as the name indicates, these are the list of content of all the food mixtures containing more than one ingredient. ठीक है। यानी कि जो फूड जो आप लोग उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेज लिया आपने, बिस्किट्स लिए, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं, कितने अमाउंट में यूज हुई हैं, तो वो इंग्रेडिएंट लेबलिंग के साथ लिखी होती है। प्लस इट ऑलवेज बिगिंस विद द इंग्रेडिएंट दैट हैज द ग्रेटेस्ट अमाउंट। हमेशा सबसे जो ज्यादा यूज हुआ है उस प्रोडक्ट में, पहले उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंट जो यूज हुए इंग्रेडिएंट्स उनका नाम दिया जाता है। ठीक है। ऑलवेज रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट वेट, हाईएस्ट बाय वेट एट द फर्स्ट, देन सेकंड विल बी द सेकंड इन वेट। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। फिर अगर कोई एडिटिव्स ऐड किए हैं, उनके नाम क्यों ऐड किए हैं, या कोई ऐसी चीजें जो कॉमन एलर्जेंस होती हैं जैसे कि पीनट होगी, तो स्पेसिफिकली उनको मेंशन जरूर किया जाता है। और अगर फूड कलर्स हैं तो एफडी सर्टिफाइड फूड कलर्स, ये एडिटिव जो है उनके नाम लिखने चाहिए कि एफडी सर्टिफाइड है और ये वाले हमने फूड जो कलर्स हैं और एडिटिव को डाला गया। प्रिंट साइज शुड बी लार्ज इनफ टू बी इजिली रीड। इंग्रेडिएंट हार्मफुल टू, या जिसके अगेंस्ट बॉडी सेंसिटिव होती है, फॉर एग्जांपल पीनट के अगेंस्ट कई लोग इसको पीनट एलर्जी होती है, तो लाजमी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि इसमें पीनट ऐड किया गया है। ठीक है। एग ऐड किया गया है, सो दोज हु हैव एलर्जी अगेंस्ट द पीनट और एग या काउ मिल्क, तो वो चीजें लाजमी वहां पे मेंशन होनी चाहिए, जिन जो हमारे कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं, एलर्जन, जो कॉमन एलर्जन होते हैं, उनके लाजमी जो है नाम इंग्रेडिएंट लेबलिंग पे मेंशन किए जाने चाहिए। ठीक है। दिस हाउ द इंग्रेडिएंट्स आर लेबल्ड ऑन द फूड प्रोडक्ट। मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज वी बी यूजिंग दीज इंग्रेडिएंट, हम इनकी कंटेंट को देखेंगे और इससे भी हम लोग काफी हद तक जो है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितने हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन लेबलिंग, या इसका अदर वर्ड में कहूँ तो लिखा होता है न्यूट्रिशन फैक्ट्स। Appears on packages today in the specified format and is titled as nutrition facts. Dietary reference values, जो हमने DRIs पढ़ी थी, वो dietary reference intake से बेटा, ये है DRVs, dietary reference values. There is difference between DRV and DRI. DRVs are only used to represent the nutrient in a particular food, in a food product. ये जितने फूड प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में है, ये आप लोग को फूड प्रोडक्ट के ऊपर मिलती हैं डीआरवीज। और डीआरआईज जो होती है हम जनरल पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिस्क्राइब द डाइट और इन ऑर्डर टू कंपेयर देयर डाइट विद द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। दो है हमारे पास, एक है डाइटरी रेफरेंस इनटेक है और एक है डेली रेफरेंस वैल्यूज। DRVs are used on the food products, while DRIs are used for general population or to prescribe the nutrients or in order to compare their intake with the required nutrients. Clear? अब DRV क्या मैं वो explain करने जा रही हूँ। DRVs are always based upon 2000 kilocalories या 2500 kilocalories के ऊपर based होती हैं। जब भी आप किसी के पास अभी कोई भी रैपर है जिसके ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए गए हो? यस मैम। क्या चीज है बेटा आपके पास? मैम लेज का पैकेट। लेज का पैकेट है। ओके, तो आपके पास वहां पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए गए? यस मैम। ओके, उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आगे लिखा है, अगर फैट्स लिखा है, फैट्स कहीं? मैम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, वहां पे फैट्स लिखा है? यस मैम। आगे कुछ वैल्यू लिखी होगी उसकी?
एनर्जी मेंशन किया। और कुछ, कोई नो मैम, ग्राम्स नीचे में, कुछ परसेंटेजेस में कुछ लिखा? 25 ग्राम। जी, मैम 25 ग्राम लिखा हुआ। लिखा हुआ है ना 25 ग्राम्स, ठीक है। तो वहां मेंशन किया गया फैट 25 ग्राम, उसके सामने कोई परसेंट लिखा हुआ है? मैम पर 100 ग्राम। नहीं, परसेंट लिखा हुआ है, 25 ग्राम तो लिखा है, आगे कोई परसेंट लिखी हुई है, परसेंटेजेस नो कोई दी हुई है? नो मैम। कुछ नहीं। मैम रियो के रैपर पे लिखी हुई हैं जी, 4%। कह रही हूँ रियो के रैपर पे लिखी हुई हैं बिस्किट के। परसेंटेजेस लिखी हैं, हम आगे मैम 4 लेबलिंग का करते हैं। हाँ जी। है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि अब हमें जो वैल्यूज लिखी गई हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली हमें ये मालूम करना है। DRVs एक्चुअली 2000 किलो कैलोरी बेस्ड वैल्यूज होंगी, ठीक है। 2000 किलो कैलोरीज बेस्ड वैल्यू का मतलब है कि ये जितने भी आपके पास परसेंटेजेस आएंगी वो ये बता रही हैं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट का कितना हिस्सा, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो आपके पूरे दिन में रिक्वायर्ड था, उसका कितना अमाउंट जो है वो आपने इस पैकेट ऑफ लेज कंज्यूम करने से ले लिया, ठीक है। कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी फैट्स की पूरे दिन में, ठीक है, उसका कितना परसेंट जो है वो आपने इस फूड से जो है कंज्यूम करें। क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा इसको समझे इस चीज को, कि जो वहां पे परसेंटेजेस लिखी गई हैं, ठीक है, जितनी परसेंटेजेस वहां पे दी होती हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स में, वो ये बताती हैं कि फॉर एग्जांपल फैट की दी गई है 6%, ठीक है। तो आपने जितना फैट आज आपको खाना था, उसका 6% फैट जो है आपने इस फूड को खाने से कंज्यूम कर लिया। अब बचा कितना? रेस्ट ऑफ द फैट्स आपके पास रह गए हैं, 6% आपने कंज्यूम कर लिया, जो बाकी फैट बचा हुआ है वो आप दूसरे खानों को खाकर जो है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। DBs were developed by US Food and Drug Administration, that is FDA, to help consumer determine the level of various nutrients in the standard serving of food in relation to the approximate requirement for it. कि ये हमें बताता है DBs कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना अमाउंट जो है वो इस पर्टिकुलर सर्विंग ऑफ फूड जो हम खा रहे हैं, जो लेस खा रहे हैं या जो बिस्किट्स खा रहे हैं, अगर पैकेट हमने कंज्यूम कर लिया है तो कितना अमाउंट दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का हमने कंज्यूम कर लिया थ्रू दिस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको ये अगर दिखाऊं, ऐसे लिखे होते हैं न्यूट्रिशन लेबल्स, न्यूट्रिशन फैक्ट या न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, यस मैम। ऐसे ही लिखा हुआ सबके पास। अगर अपने पास पैकेट रखें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यस मैम। अगर आप फोकस करें थोड़ा सा इस वैल्यू के नीचे जो लिखा हुआ है, परसेंट डेली वैल्यूज आर बेस्ड ऑन 2000। अच्छा, अब अगर हम देखें ऊपर एक 1 लिखा, 1 का मतलब स्टार्ट हेयर, स्टार्ट हेयर। स्टार्ट हेयर का मतलब है कि देखें कि ये कितनी सर्विंग साइज का है, एक कंटेनर को कितने लोग जो है वो खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्विंग साइज 2/3 कप एक सर्विंग बनाता है। ये भी जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास है उसका अगर हम 2/3 कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मिल्क है तो मिल्क का 2/3 कप कंज्यूम कर लेंगे तो वो 55 ग्राम के बराबर होगा, वो हमारी एक सर्विंग पूरी करेगा, ठीक है। सर्विंग पर कंटेनर अबाउट 8 लिखा हुआ है। इस पूरे कंटेनर को कंज्यूम कर लोगे तो 8 सर्विंग खा लोगे, यानी कि 8 लोगों के लिए ये है पूरा पैकेट, पूरा कंटेनर फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने सिर्फ एक सर्विंग लेनी तो एक सर्विंग का मतलब है 2/3 कप ऑफ मिल्क आपने कंज्यूम करनी। अब नीचे लिखा हुआ है अमाउंट पर सर्विंग, ये नहीं लिखा होगा पूरे पैकेट में कितना है, आप लोगों के पास लिखा होगा अमाउंट पर 100 ग्राम लिखा है। यस मैम। सबके पास लिखा अमाउंट पर 100 ग्राम। हो सकता है जो पैकेट आप खा रहे हैं वो 500 ग्राम का हो, ये जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई है 25 ग्राम फैट्स, हो सकता है वो तो 100 ग्राम के लिए दिया गया, आप जो खा रहे हैं लेस का पैकेट
फॉर एग्जाम्पल वो 500 ग्राम का, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें, यू गेट लॉट्स ऑफ कैलोरीज, लॉट्स ऑफ फैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैकेट। लेकिन इस चीज को कोई फोकस नहीं करता, उसको लगता है ये 50 रुपए का और 10 रुपए का एक ही बंदे के लिए बना है। ऐसा ही होता है, यही सोच के साथ सब चल रहे होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जरूर देखना है आपने कि जो आप कंटेनर या पैकेट, जो बिस्किट का पैकेट है, जो भी चीजें आप बाजार से खरीदते हैं फूड की फॉर्म में, सबसे पहले देखें कि एक सर्विंग साइज का मतलब क्या है। एक सर्विंग साइज का मतलब ये है कि आप एक इंडिविजुअल उस टाइम कितना खा सकते हैं। ठीक है, पहले वो देख लिया, फिर ये देखना है कि टोटल पैकेट या कंटेनर जो है उसमें कितने लोगों की सर्विंग आ रही है। ठीक है, और अगर आप इसका एक सर्विंग साइज यानी 2/3 कप कंज्यूम कर लेते हैं तो वो आपको 230 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। 230 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। टोटल फैट उसमें 8 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स दिए गए हैं, ट्रांस फैट दिए गए। जिस भी फूड प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट्स की, कोलेस्ट्रॉल की, सोडियम की जब वैल्यूज ज्यादा हो जाएं तो हमें हमेशा उस फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिस फूड प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज, सोडियम की वैल्यूज ज्यादा हो तो हमें उन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जिस भी फूड प्रोडक्ट में डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन जो हमारे पास आजकल बड़े डेफिशिएंट मिल रहे हैं डाइट में भी, तो अगर जिनमें इनकी अमाउंट ज्यादा है हमें वो फूड सेलेक्ट करने चाहिए। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हम न्यूट्रिशन फैक्ट के लिए क्या चीजें जानते हैं? एक कि हम पूरा पैकेट हमारा कितनी सर्विंग का है, अगर हम लोग एक इसको कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास कितनी कैलोरीज मिलेंगी। जो फूड प्रोडक्ट हमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल या सोडियम देता है उन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जिन फूड्स में डायरी फाइबर्स, विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो फूड्स हमें ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए। क्लियर? यस मैम। मैम अगर यहाँ पे सिर्फ ग्राम में दिया, परसेंटेज ना दी हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसे? मैं वही आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ठीक है, करेंगे कैसे कन्वर्ट करें। अब अगर आप नीचे देखें डेली वैल्यूज लिखी है 2000 बेस के ऊपर लिखी हुई है। यस मैम। है ना? ओके, अब हमने सिर्फ अगर ग्राम्स दी गई, जैसे यहाँ पे दिया गया है लेट्स से फैट्स, टोटल फैट दिए गए 8 ग्राम। अगर आप एक सर्विंग खा लेंगे इस प्रोडक्ट की तो आप 8 ग्राम फैट खा लेंगे, दिया हुआ है। Yes, ma'am. ठीक है, अब नीचे ये 2000 सबको दिखाई दे रहा है ये वैल्यूज, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। 2000 ये जो वैल्यूज लिखी हुई है तो उसको मैं बिग कर देती हूँ। ओके, कैसे किसी को यहाँ दिखाई दे रहा है? टोटल फैट लिखा, आगे लिखा है 65 ग्राम 2000 बेस यस में। मैम। यस। ओके, अब आप देखें आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है। 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 65, कोई इसे प्लीज साथ साथ कैलकुलेट करे। 8 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12.3। 12.3 यहाँ पे लिखा हुआ आगे 12% दी गई है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब यही चीज आपको बताना चाहती है। डीआरवी ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 2000 है तो उसको दिन में 65 ग्राम फैट्स खाने चाहिए, टोटल फैट 65 ग्राम खाने चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की एक सर्विंग को खाने के बाद वो इंडिविजुअल अपने दिन के 12% फैट जो है खा चुका है, दिन के 12% फैट खा चुका है। अब उसके पास बचे 88% वो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट से या डिफरेंट खाना खाने से वो उसको वो कंज्यूम कर सकता है। समझ आ गई अब बात कि इस फूड के एक सर्विंग को खाने से एक इंडिविजुअल कितना परसेंट जो है अपने फैट रिक्वायरमेंट का वो खा चुका है। अब आपके पास किसी के पास होगा बच्चे, आपने अभी मुझे एक बच्ची ने बताया था सिर्फ उनकी ग्राम्स लिखी हुई है। लेज के ऊपर कितने ग्राम फैट लिखा बेटा?
लेस के ऊपर कितने ग्राम्स लिखा हुआ है? मैम 15 ग्राम। 15 ग्राम्स लिखा हुआ है, ठीक है। और पर 100 ग्राम्स लिखा हुआ है? यस मैम। अच्छा, आपका लिखा है 15 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू यही रहेगी 65 ग्राम, क्योंकि जितनी भी आपके पास ये वैल्यूज दी जाती है 2000 बेस्ड अपॉन 2000 किलो कैलोरीज, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप 100 ग्राम इस प्रोडक्ट का खा लेंगे तो आपको 15 ग्राम जो फैट्स आप इसमें से कंज्यूम करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ फैट दैट यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग फ्रॉम दिस फूड। क्लियर हो गया? यस मैम। इस चीज को समझ लें, बिकॉज आई विल मेक श्योर कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस तरह की कैलकुलेशंस का आए। इस कैलकुलेशंस को समझ लें, बिकॉज आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट, डेली वैल्यूज ऑफ फूड प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेली वैल्यू के हिसाब से 60% कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, 10% प्रोटीन खाने चाहिए और 30% फैट खाने चाहिए। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है और ये सारा कुछ आपकी बुक में दिया हुआ। Clear? How to read the labels? How Yes, to read the ma'am. labels? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 500 मिलीग्राम लेस का पैकेट खा लेते हैं, 500 ग्राम सॉरी लेस का पैकेट खा लेते हैं, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75, रिक्वायरमेंट 65 थी, आप तो 75 इधर से ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा फैट्स खा रहे हैं, तो पूरा दिन बिल्कुल बिना तेल की बनी हुई चीजों को खाना शुरू कर दें। ऐसे ही होगा? यस मैम। ना पराठा खाएं, ना बटर लगाएं किसी चीज पे, ना कोई और बाजार की चीज खाएं, उबली सब्जियां खाएं, पॉसिबल है? नो मैम। No, ma'am. तो दिस इज द मैम वे अगर हाउ यू, अगर एक्सरसाइज कर लें तो फिर वो हो जाता है ठीक। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है, ऐसे ही है। तो फिर यस। चांसेस हैं कि आप जो है जो अगर उसका फिर हम निकालें जो अपनी रिक्वायरमेंट का, फॉर एग्जांपल आपकी फिर रिक्वायरमेंट 2500 बनी या 2400 बनी, तो फिर आप उसका जितना परसेंटेज निकालेंगे फैट्स का, तो फिर वो इतना कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। जब बर्न करना है, इतनी मेहनत करें तो पहले से ही कंट्रोल में इनटेक क्यों ना करें। अगर बर्न करना ही है तो बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको बर्न करें, जो बेचारा अभी लिया है नया नया उनको बर्न करने की तैयारियां ना शुरू करें, ठीक है। तो इसीलिए हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग अगर पहले से ही अपना मॉडरेशन को फोकस करें, अमाउंट को फोकस करें, तो ओबेसिटी या फैट इनटेक ज्यादा होने की चांसेस ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मम्मा खाना बनाती है और ऑयल ऊपर सब्जी के ऊपर आ रहा होता है, जब तक वो ऑयल हमें दिखाई नहीं देता हमें लगता है ना कि खाना आज अच्छा बना है, दैट इज मोर अट्रैक्टिव, यू नो, एस्थेटिक वैल्यू देता है ऑयल जो है आपके घर के बने हुए खाने को स्पेसिफिकली। जिस तरह चीज जो है जितनी ज्यादा होगी पिज्जा के ऊपर उतना ज्यादा उसकी एस्थेटिक वैल्यू आपकी नजर में, यानी ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिक्स मीन ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, खूबसूरत प्रोडक्ट्स, दिखने में अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही एडिबल होते हैं, पैलेटेबल होते हैं, ऐसे ही मुंह में पानी लेकर आते हैं, सही है। तो जब तक कि वो ऑयल कहता नहीं है हम लोग वो खाना खाते भी नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि जब आप खाना खाएं अगर सब्जी में ऑयल है तो प्लीज उस ऑयल को थोड़ा साइड पे करके अपनी चम्मच को बर्तन के साथ लगा के तो ऑयल को थोड़ा सा निकाल के तो खाना खाया करें, दैट इन दैट वे मोस्ट ऑफ द फैट लिमिटेशन जब हम बात करते हैं कि स्पेयरिंगली यूज करें फैट को, तो वर्ड एक्चुअली हम लोग अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। we Pakistanis, we Asians are actually टेस्ट लवर्स, भी हम फूड प्रेफर करते हैं जो जिसके अंदर टेस्ट इसका अच्छा हो, जो दिखने में अच्छा हो, हम एस्थेटिक वैल्यूज पे जाते हैं, ब्यूटिफिकेशन वैल्यूज पे जाते हैं। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am.
तो यही जो एस्थेटिक वैल्यू है हमने ऐड करनी है मील प्लानिंग के प्रैक्टिकल्स में। जस्ट अ मिनट, हमने ब्यूटिफिकेशन जो वर्ड में यूज कर रही हूँ एस्थेटिक वैल्यूज हमने अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करनी है जो हम लोग यहाँ पे लैब में बनाएंगे। लेकिन हमने ब्यूटिफिकेशन ऑयल से नहीं करनी, हमने ब्यूटिफिकेशन जो करनी है कलर से करनी है, और कलर्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। जी बेटा कुछ कह रहा कोई बच्चा? मैम हम सोसाइटी में जब ऑब्जर्व करते हैं तो लोग मोस्टली प्रोटीन डाइट को इनकरेज कर रहे होते हैं इवन आफ्टर कंसल्टिंग देयर डाइटिशियंस। जी बट हम अगर डीआर वाइज के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो प्रोटीन पोर्शन कम है अकॉर्डिंग टू फैट। बच्चे किस चीज में कह रहे हैं? मेरे 20 नीचे लिखा हुआ है। नो मैम आपने जो डीआरवीएस की वैल्यूज बताई हैं कि कार्बोहाइड्रेट 16% 10% जो है, यस मैम, हाँ ये कम है, ठीक है। लेकिन 10 से लेकर 18 तक हम लोग नॉर्मली वैल्यूज यूज करते हैं। अगर आप 18% से बढ़ा देते हैं, ये तो सिर्फ जनरल इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट्स में प्रोटीन जो 10% बताया गया, ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ी थी AMDR से पढ़ी 10 to 35%, ये देखें ये रेंज है। लेकिन इसमें भी हम लोग जो क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं वो ज्यादातर 15 to 18% दे रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए भी, जितने भी लोग होते हैं। इससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं करते हैं, बिकॉज एक्सीड करेंगे तो रीनल लोड बढ़ जाता है। प्रोटीन हैज टू बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी इन द फ्रॉम द लीन फ्रॉम द किडनीज। सो ये प्रोटीन लोड बढ़ा देते हैं किडनी के ऊपर, तो जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट्स को फोकस कर रहे होते हैं तो और उसको यूटिलाइज नहीं करते, प्रोटीन डाइट का मतलब मसल्स को बढ़ाने के लिए यूज करें, लेकिन मसल्स खुद ब खुद तो नहीं बढ़ेंगी ना कि आपने खा लिया और मसल्स को लग गया, ऐसा होगा? मसल्स का साइज इंक्रीज करवाना पड़ता है, वो खुद नहीं होता। वो कैसे इंक्रीज होगी? जब आप एक्टिविटीज करेंगे, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करेंगे, वो एक्टिविटीज करेंगे जिससे मसल्स के ऊपर पहले बर्डन पड़े, जैसे कि पुशअप्स हो गए, डम्बलिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, तब जाके प्रोटीन जो खा रहे हैं वो मसल्स को लगते हैं। अदरवाइज वो एज सच बॉडी से या तो रिमूव होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पे वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। आप इन चीजों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे आते हुए लेक्चर्स में। डायटेटिक्स 1, 2, 3 आपके पास है। यू हैव स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन विद यू, यू हैव हाउ इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वी विल लर्न हाउ वी इंक्रीज द साइज ऑफ द मसल्स, as well as you have disease prevention. There are lots of things you have to study yet. और जितनी भी बातें आज बता रही हैं आप लोगों को, ये आपकी आगे काम आएंगी। You will be able to understand these things in a much better way जब आप बेसिक डायटेटिक्स पढ़ेंगे। Okay? Yes, ma'am. Okay. So here I end with today's lecture. Hope you understood what I actually wanted to teach you. मुझे face to face interaction student के साथ बहुत अच्छा लगता है, because in that way I always feel that कि मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे किस student को समझ आ रही है, किसको नहीं समझ आ रही। तो इसलिए मुझे eye to eye contact से student साथ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। In that way I can impart more knowledge to you, and in that way I think you can also gain more knowledge. Just hope कि हम on campus classes पे जल्दी हैं, that I could get to know you all also. So if you have any questions from now, from this lecture, you can ask. मैम यूनिस कब तक खुलेगी? ईद तक तो बच्चे कोई यूनिट के खुलने के इम्कान हमें नहीं दिखाई दे रहे, एंड वी डू नॉट नो कि सेमेस्टर ओपन भी होंगी कि नहीं। But still, if you have any queries, you can ask. And please give me the timings for the practical. मैम जो वो न्यूट्रिशन फैक्ट वाला आपने दिखाया शो किया तो उसके अंदर अमाउंट फॉर सर्विंग के नीचे कैलोरीज लिखी हैं, जी तो जी, वो ये जो नीचे सब लिखा है उन सब की मिलाकर है? जी बेटा, ये 8 ग्राम फैट खाने के बाद, इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद जो कैलोरीज मिलेंगी एक सर्विंग से, तो वो कितनी होंगी वो आपको बताएगी, ठीक है ना। ओके मैम। ये एक सर्विंग की जो कैलोरीज है 2/3 कप कंज्यूम करने के बाद जो कैलोरीज है 230 वो है। तो ये इतना, इसमें इतना फैट है, इतना कोलेस्ट्रॉल है, इतना
proteins and carbohydrates हैं, इन सबको consume करने के बाद you will get this much calories from 2/3 cup of this product. Okay, so anything else?